हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड की भर्ती आ गई। बहुत ही पता है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है अब तक की। डीबी वाले परेशान थे, सर हमारा क्या होगा। भाई मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। आपकी डीबी की जितनी भर्ती नहीं आ रही थी ना, उसकी दोगुनी भर्ती जो है असिस्टेंट कमांडेंट की आ गई है। सब परेशान है सर। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट साल में एक बार भर्ती दिया 2025 में, इस बार तो 02 2025 आनी चाहिए था। उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा था कि साल में एक ही बार भर्ती आएगी। और भाई गुड न्यूज पता है क्या है, इसका कंप्लीट सिलेबस कोस्ट गार्ड डीबी वाला है। ध्यान से सुनना, कंप्लीट सिलेबस कोस्ट गार्ड डीबी वाला है। और इस बार ऑल टाइम हाई भर्ती आई है भाई। 140 भर्ती कोस्ट गार्ड के अंदर नहीं आती थी असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर। देख रहे हो, फिर भी कट ऑफ कम जाता है इसका, लेकिन पेपर इंग्लिश में होता है। टेंशन मत लो उसके लिए, मैं इसमें आप ध्यान से देखो। इसकी भर्ती जो है ना भाई, अभी तक की सबसे हाई पे है। बोलो कि सर 140 डीबी की पता है ना कितनी आती है? 45, 50। और इससे पहले जो भर्ती आई थी 2025 वाली कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की, उसमें देखो पूरी सिर्फ और सिर्फ 70 भर्ती आई थी। कैटेगरी वाइज अगर हम छोड़ भी दे तो जनरल और जनरल ड्यूटी और टेक्निकल को छोड़ के, मतलब मिला के, सॉरी, दोनों को मिला के सिर्फ 70 भर्ती आई थी। और उससे पहले जो 02 2024 भर्ती आई थी, उसमें देखो टेक्निकल का मिला के एक भर्ती, लॉ वाला मिला के और जनरल ड्यूटी मिला के सिर्फ 46 भर्ती आई थी, जितनी सिर्फ कोस्ट गार्ड डीबी की आती है। तो ये भाई ऑल टाइम हाई पे भी भर्ती चल रहा है। इसका फायदा अगर आप नहीं उठा पाए ना, तो मेरे हिसाब से आप कभी नहीं उठा पाओगे। और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब पे जाने का बहुत ही बड़ा और सुनहरा अवसर मिल रहा है आपको, ठीक है? तो उसका फायदा उठाना। मैं हूं यहाँ पे। एक चीज बता आपको, अगर आपकी डीबी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो रिटन एग्जाम की डीबी की, तो आपका ये एग्जाम इजीली क्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको एसएसबी पे प्रिपरेशन करना होगा। इसमें एसएसबी नहीं होता, इसमें पीएसबी एंड एफएसबी होता है। एसएसबी को दो भाग में बांट दिया जाता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से उसको क्रैक करना है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के ऊपर। और डीबी वालों ध्यान से सुनना, सारे बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। और एक चीज और मैं कहूंगा इसकी बैचेस के बारे में। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की पिछली बार भी हमारी बैच थी। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का रिटर्न निकल गया था। बहुत ज्यादा बच्चे हमारे पास थे नहीं, लेकिन जितने थे एक दो को छोड़ के सबका रिटर्न निकल गया था। पीएसबी एफएसबी की हमने प्रिपरेशन कोई बैच नहीं लाई थी, ठीक है? अभी हम विचार करेंगे उसके ऊपर, लेकिन रिटर्न हम आपका क्रैक करा देंगे 2026 भर्ती जो आई है असिस्टेंट कमांडेंट की, और गाइड कर देंगे किस तरीके से आपको पीएसबी और एफएसबी में जाना है प्रिपरेशन करके, कहां से करना है, सब चीज बता देंगे बैच के अंदर, ठीक है? आपको इस बैच में आना है। इस बैच की प्राइस वगैरह भी मैं आपको बता देता हूं। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जो बैच है, इसका नाम होगा ऑफिसर बैच 2.0। और इस बैच की गुड न्यूज बताता हूं। बहुत सारे बच्चे जो है ना हमारे, वो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। वो डरते हैं, सर एग्जाम तो इंग्लिश मीडियम में होगा, हम कैसे क्रैक करेंगे? भाई मैं हूं, मैं आपको इस बैच में हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, और बात बात में बताते रहूंगा कि अगर सवाल हिंदी में आप पढ़ रहे हो और इंग्लिश में आएगा तो किस तरीके से टैकल करना है। हर चीजों को मैं समझाते जाऊंगा, ठीक है? तो प्रिपेयर्ड रहो। आपको ए टू जेड स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। इस बैच की प्राइस थोड़ी सी हाई है, 933 रुपीज, ठीक है? अभी ये हाई है, बट एक गुड न्यूज भी है। इस बैच में देखो, हमारी बैच पिछली बार तो और भी ज्यादा महंगी थी, तकरीबन 1400 के आसपास आई थी, तो पिछली बार की अपेक्षा सही है ये प्राइस। इसमें पता है क्या है, जो हमारी टॉप 500 सीरीज की जो हमेशा पीडीएफ जो आती थी ना, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे, और लेवल जो होगा अच्छा खासा करके ले जाएंगे इसके अंदर। और ये बैच में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा जो असिस्टेंट कमांडेंट का बैच होगा 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और 5 दिसंबर से पहले जो बच्चा इसके अंदर एनरोल करता है, उसकी वैलिडिटी हम लोग 1.5 साल का देंगे, ठीक है? पूरे 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ देंगे। इन केस इस बैच में उसका नहीं हो पाया, तो अगली बार जो भर्ती आएगी वो भी इसी बैच से वो प्रिपरेशन कर लेगा। बट भगवान करे आपका इसी बैच में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? लेकिन हम 1.5 साल की पूरी वैलिडिटी के साथ देंगे। जो बच्चा 5 दिसंबर के बाद इनरोल होगा, क्योंकि 5 दिसंबर से स्टार्टेड हो जाएंगी, ये रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगी, हम लोग क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट होता है, आपको भी पता है। तो इस बैच में जितनी भी क्लासेज होंगी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और बेस्ड मिलेंगी। सारी बैचेस मेरी रिकॉर्डेड रहती है, और हम दबा के रिजल्ट भी देते हैं। आपको भी पता है कोस्ट गार्ड के मामला में हमने कितना रिजल्ट दिया है, हमने दिखाया भी है। यूट्यूब पे जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है? और असिस्टेंट कमांडेंट में भी फुड़वा देंगे इस बार भाई। रिटेन मैं बोल रहा हूँ, जितने बच्चे आएंगे ना, मैक्सिमम का क्लियर होगा, मैक्सिमम का। हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि मिनिमम 10 टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड कर ही दे। इसकी टेस्ट सीरीज तो लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे लगाना, शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन ही रहते हैं, आराम आराम से टाइम बचा लेते हैं बच्चे इसके अंदर। और ये जो बैच होगी आपके लिए बहुत ही यूनिक होगी। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर ऐप यूज करना है तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे और पूछ लो किस तरीके से इनरोल होना है, ठीक है?
अब हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन के अंदर की नोटिफिकेशन में क्या क्या सीन है, नाविक का कब आएगा। मैं ये कहूंगा कि डीबी वालों भाई, डीबी की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है, जीडी की कर रहा है, ये भर्ती जरूर आप अप्लाई करना। अगर आप यांत्रिक के भी एस्पिरेंट्स हो ना, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करना, आपका इजीली क्रैक हो जाएगा ये एग्जाम, ठीक है। आप हमारी बैचेस जो कोस्ट गार्ड नाविक की आने वाली है वो भी पढ़ के इसको क्रैक कर सकते हो, बट कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारी चीजों को एक्स्ट्रा करवाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग मॉक टेस्ट भी देंगे इसके अंदर एग्जाम वाले चीजों को, ठीक है भाई। तो ये जो होगा फॉर्म फिलअप 5 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर के बीच में। तो नाविक के बारे में बोलो सर, तो नाविक भी आपको हो सकता है दिसंबर एंड तक देखने के लिए मिल जाए। रीजन है ना कि एग्जाम वो लोग साथ में ही कराते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम जब वो लोग साथ में ही कराते हैं तो वो दिसंबर में फॉर्म फिलअप करा लेंगे, एंड दिसंबर तक तो नहीं भी कराए ना तो जनवरी में कैसे भी करा लेंगे, क्योंकि दोनों का एग्जाम साथ में होता है। एक दिन पहले हो जाएगा असिस्टेंट कमांडेंट का तो अगले दिन से नाविक का होता है, या फिर पहले नाविक का हो जाएगा तो अगले दिन से असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, ठीक है। तो डेट आपको पता चल गया, 5 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में इसके फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें देखो क्राइटेरिया इसकी क्या क्या चीज है मैं बताता हूं। अगर कोई जनरल ड्यूटी से भरना चाहता है ना वो बच्चा, तो उसकी मिनिमम एज 21 से 25 होती है मिनिमम, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ओबीसी से है तो आप 3 साल और एक्स्ट्रा जोड़ लो, मतलब 28 साल तक के बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे इसको। अगर कोई बच्चा एससी या एसटी से है तो वो 5 साल, मतलब वो 30 साल तक का बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए भी कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, बट ओबीसी के लिए और एससी एसटी के बच्चों को एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है जनाब। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना, जीडी के लिए हो या फिर टेक्निकल हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ये सभी चीजें थी जो मैंने बता दी एज का। अब ये कौन बच्चा भर पाएगा, जो बच्चा या तो 1 जुलाई, देखो उनको एज काउंट करेंगे 1 जुलाई 2025 तक वो काउंट करेंगे, ठीक है। इस डेट को उनका एज 21 से 25 के बीच में, या फिर आपका एज रजिस्ट्रेशन ले रहे हो इस डेट को मान के चलोगे। आपका जन्म 1 जुलाई 2000 या फिर 30 जून 2024, इन दो डेट को हुआ हो या फिर इनके बीच में हुआ हो, 2024 नहीं 2004, इन 30 जून 2004 इन दोनों डेट को लेके चल सकते हो, या फिर एग्जैक्टली यही डेट है तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर इनके बीच में आते हो तो भी। और ओबीसी हो तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, और एससी एसटी को 5 साल, ठीक है। और कोई कोस्ट गार्ड पर्सनल है जो पहले से अगर काम कर रहा है, ठीक है, या फिर एयरफोर्स नेवी के अंदर कोई जैसे अग्निवीर नहीं होना चाहिए, कोई एयरमैन है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, उसको 5 साल का एजुकेशन मिलेगा। इसमें सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, नॉट फीमेल। टेक्निकल का भी वही चीज है, डेट ऑफ बर्थ का दोनों में मेल फिल करेंगे, और लॉ की कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, वो कह रहे शुड होल्ड अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वो ग्रेजुएशन में चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, डजेंट मैटर, कुछ भी हो ग्रेजुएशन में होने चाहिए आपके पास। लेकिन आपके पास ना, ध्यान से सुनना, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12th, ठीक है। आप 12th में जो है ना, आप 12th क्लास में जो हो आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर। तो ये चीज आप जीडी के लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन किसी भी चीज से है, मैटर नहीं है जीडी के लिए, लेकिन आपके पास वो होना चाहिए कि फिजिक्स मैथ होना चाहिए, और कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखो टेक्निकल के लिए तो ऑब्वियस चीज है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो आपको होना चाहिए, ठीक है, बिना इंजीनियरिंग के नहीं कर पाओगे। 12th तो ऑब्वियस चीज है, जो इंजीनियरिंग कर गया 12th में वो साइंस से ही होगा। हाँ, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। देखो एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ पे अगर कोई बच्चा है ना सोच रहा है कि हमने इंजीनियरिंग किया है तो क्या हम जीडी से नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं, ऑब्वियस चीज है, जरूरी थोड़ी है कि वो टेक्निकल से भरेगा। अगर मान लेते हैं कि वो टेक्निकल से ना भरना चाहता हो, सीट को देख के वो चाहता हो कि हम जीडी से भर लेंगे, क्योंकि सिलेबस तो रिटेन का दोनों का एक ही रहता है, ठीक है, तो वो जीडी से भी फिल कर सकता है, डजंट एक ही से लेकिन करना हो, दोनों से नहीं फिल कर पाएगा कि हम नाविक टेक्निकल से भी कर देंगे जीडी से भी कर देंगे, ऐसा नहीं, किसी एक से कर सकता है वो। हम मैंने एज क्राइटेरिया का जो बोला वही चीज है, ओबीसी को 3 साल का, 5 साल का एससी एसटी को बच्चा को। और सर्टिफिकेट को लेके थोड़ा सा याद रखना कि सर्टिफिकेट जो है ना 24 दिसंबर से पहले का बना होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट या फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी लगा रहे हो वो सभी चीजें आपको पहले से बना होना चाहिए। 24 दिसंबर से पहले आपका बन जाना चाहिए, उसके बाद बनेगा तो वो वैलिड नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, आगे लिखा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे वैकेंसी बता देते हैं। अगर कोई बच्चा जीडी से है ना तो उसके लिए टोटल 110 भर्ती आई है, ये ऑल टाइम हाई पे है,
कोस्ट गार्ड जीडी नहीं है भाई, ये असिस्टेंट कमांडेंट है, बहुत बड़ी पोस्ट है कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है। इससे ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती है कोस्ट गार्ड के अंदर। कोई बच्चा एससी का है तो 13 भर्ती है, एसटी के बच्चों के लिए 15 भर्ती है, ओबीसी के लिए 38। बहुत ही अजूबा है, जहां 6-7 पे अटका देते थे। देखो ओबीसी को 18 पिछली बार, जहां पे 70 भर्ती थी, तो उससे पिछली बार ओबीसी को 6 भर्ती, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस को 4 भर्ती, तो क्या ईडब्ल्यूएस की कम है? तो ईडब्ल्यूएस का देख लो दशा 1 भर्ती आती थी, ईडब्ल्यूएस का देख लो 2 भर्ती आती थी, और अभी ईडब्ल्यूएस का देखो 4 है। तो बोलोगे कौन सा आसान कर दिया भाई? ईडब्ल्यूएस, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से हो, अगर स्कोर आप यूआर से ज्यादा करते हो तो आप कंसीडर करो ना अपने आप को 44 भर्ती पे। आप तो जनरल के अंदर भी जा रहे हो, आपके स्कोर अगर यूआर के अंदर जा रहा है तो आप 4 भर्ती पे ध्यान ही मत दो, आपके पास टोटल 44 भर्ती है। ईडब्ल्यू अगर ओबीसी से कोई है तो 38 क्यों काउंट कर रहे हैं? अगर एज डिसीजन ले लिया तब 38। अगर एज में आप 21 से 25 के अंदर आते हो ना, अगर एज आपकी है तो आप 38 प्लस 40 काउंट करके चलो, आपके पास 78 वैकेंसी है। आप यूआर पे भी फाइट कर रहे होंगे, अगर कोई एससी एसटी का है वो भी यूआर पे फाइट कर रहा होगा, बशर्ते कि उसने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया होगा और कट ऑफ आपकी यूआर से ज्यादा रहनी चाहिए। सेम चीज आपको देखो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी अगर कोई बच्चा है, देखो 30 भर्ती टोटल है, जहां पे एससी की 4, एसटी की 2, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है टेक्निकल ब्रांच के अंदर, यूआर के 15 है। कुल मिला के टेक्निकल की जो है 30 भर्ती आई है और जीडी की जो 110 है, टोटल 140 है। भाई मैं यही कहूंगा कि ऑल टाइम हाई पे है ये चीज, अब इससे ज्यादा आप कुछ उम्मीद मत करना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि 30 नवंबर 2025, ठीक है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है इस डेट को लेके। टाइप ऑफ कोर्स ईयरली कोर्स, ठीक है, ये ईयरली एग्जाम ले रहे हैं, ये नहीं। अच्छा आपका वो है डॉक्यूमेंट्स को लेके है, तो आपको ये कह रहे हैं ग्रेजुएशन वगैरह को लेके कि सेकेंड ईयर मार्कशीट विद डेट इशू ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपका अगर देख लो, मान लो अगर कोई 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है ना, अगर कोई बच्चा, ध्यान से सुनना, ग्रेजुएशन में अगर कोई अपियरिंग में है, ध्यान से सुन लो, 3 साल का अगर कोर्स है आपका ग्रेजुएशन, तो आपके पास अगर मान लो फाइनल ईयर का नहीं आया है ना अभी तक, तो सेकेंड ईयर का जो है ना 24 दिसंबर से पहले का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 24 दिसंबर 2024 से पहले आपके पास सेकेंड ईयर का होना चाहिए। और आपको ना यहाँ पे डेट लिख रखा है 30 नवंबर 2025 तक आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट आ जाना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 4 ईयर का कर रहा है ना, 4 ईयर का कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसके पास 3rd ईयर का आ जाना चाहिए, ठीक है। जिस अपियरिंग में उसी को माना जाता है ना जो ऑलमोस्ट फाइनल ईयर में है, तो ठीक है। तो 3rd ईयर का आपके पास 24 दिसंबर से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज भी कर रहा है तो वही सेमेस्टर अपने काउंट कर लो, लास्ट सेमेस्टर से, जैसे मान लो किसी का 6 या 8 सेमेस्टर है तो 7वां सेमेस्टर का होना चाहिए आपके पास, ऐसे करके काउंट कर लो, इसमें क्या है, समझदार हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब मैं आपको सिलेबस के ऊपर जाता हूँ। देखो ये जो सिलेबस होगा सबके लिए एक ही होगा, अलग किसी के लिए नहीं है। ये कह रहे, इसको हम लोग कहते हैं सीजी कैट, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए है और इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, जीडी हो चाहे इंजीनियरिंग हो, सबका सेम एग्जाम एक जैसा होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है वो मैं सब चीज बताऊंगा। देखो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं, जहां से मैं कहता हूं ना कि हर बच्चा जो पढ़ के गया है 20 तक अटेम्प्ट कर लेगा, 18 से 20 तक सही कर लेगा। वो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी वो 25 में 25 कर लेगा, इसमें छोड़ने वाली सवाल ही नहीं है, बहुत ईजी रहती है। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के अंदर पता है क्या है, देखो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत ही ललन टॉप रहती है, 25 में 25 करने लायक। साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंदर ना, साइंस थोड़ा सा लेवल अप रहता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का ईजी रहता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर 25 नहीं भी कर पाओगे ना, तो 15 से लेके ना आप 18 के बीच में मैक्सिमम बच्चे स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज 25 है ना, तो आप इसके अंदर 12 से 13 भी स्कोर कर रहे हो, समझ रहे हो कितना नंबर जा रहा है आपके पास। 20 नंबर इंग्लिश में, 25 में 25 रीजनिंग ले रहे हो, साइंस और मैथ में मिला के, चलो इजी लेवल का मैं मतलब डफ लेवल का बोल रहा हूँ कि 15 ले लो, जीके में 12 ले लो, 5 5 10 2 12, 2 2 4 5 6 7, अब करके देख लो 288 कट ऑफ जाता है 150 के आसपास, 180 के आसपास, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। तो क्या ही हम बात करें, कट ऑफ में एग्जैक्टली याद नहीं है, बट फिर भी ये बहुत अच्छा स्कोर है। मैं कट ऑफ आपको दिखा दूंगा, हमारे पास डेटा पड़ा होगा, लेकिन कट ऑफ इतना कभी नहीं गया है 280, इतना उतना 145 50 के आसपास अटका रहता है, ठीक है। बट हाँ वो फाइनल सिलेक्शन में बढ़ती है, तो मैं बस रिटर्न के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या नॉर्मल वो है, नॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग तो है इसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन्होंने नेगेटिव मार्किंग का लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वालिफाइंग फॉर ऑल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, ये देखो कह रही थी, ध्यान देना, ध्यान से, नेगेटिव मार्किंग से पहले ये चीज ध्यान दो। इंडियन कोस्ट गार्ड एज द
डिसर्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टेज 2। अब ये चीज बोल के डराया जाता है, आपको कहा जाता है ना कि आपको सेक्शनल क्वालिफाई करना है। भाई मैं कहता हूं अगर 25 में सब में आप ना 10-10 भी सही करके निकल जाओगे ना, 10-10 भी, तो आप सेक्शनल क्वालिफाई हो जाओगे। 10-10 के मतलब आप लगभग 30 से 40 नंबर भी सब में स्कोर कर रहे हो ना, मतलब एक चीज तो 100-100 नंबर का होता है, 400 नंबर का पेपर होता है, तो आप 40-40 भी स्कोर करोगे ना तो क्वालिफाई इजिली हो जाओगे। तो क्वालिफाई को लेकर डरो ही मत। ये जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शनल क्वालिफाई करेंगे, ये कह रहे हैं ना कि इसका पूरा अधिकार कोस्ट गार्ड के पास है, बट इन्होंने ये नहीं कहा ना कि आपको हर चीज में क्वालिफाई करना ही है। मैंने इस रिटन एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई करके दिखाया आपको, जो डरो मत, मैं आपके सामने हूं। मैं पिछली भर्ती को भी यही समझा के भेजा था, इस चीज को लेके ना डरना नहीं है आपको। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा है कि 1 नेगेटिव मार्क, अगर आपने मान लो 4 सही किए हैं, मान लो 10 क्वेश्चन आपने बनाए एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें से कि आपने मान लो 9 सही किए हैं, ठीक है, और 1 गलत कर दिए, तो आपको नंबर मिलना चाहिए था 9 × 4, सॉरी यहाँ पे रुको, मैं 28 कैसे लिख रहा हूँ, 36 मिलना चाहिए था, ठीक है, 7 नहीं 9 बन रहा है। तो आपका आपने 9 सही किए थे तो आपको नंबर 36 मिलने चाहिए थे, और यहाँ पे आपने 1 गलत कर दिया ना तो 1 नंबर कट के आपको 35 नंबर मिलेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन है आपका, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आपको इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए। अब देखो स्टेज 2 क्या है, 3 क्या है, पीएसबी एफएसबी वो हम बता देंगे। पीएसबी के अंदर नॉर्मली चीज होती है, आपको एक पीपीएनडीटी होता है, पीपीएनडीटी से पहले आपका ओआईआर के नाम से एक जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा ना, तो वो उस टाइप का एक रिटन एग्जाम होता है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, और इनका जो सेंटर होता है वो होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएंगी, मैं पहले इस फॉर्म के बारे में बता लूँ, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बता लूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप रिटन क्रैक करो, आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी, और हम अगले वीडियो के अंदर ही बता देंगे। कब देखो कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखो पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ चाहिए, जो जून 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइव इमेज भी चाहिए इसके अंदर, सिग्नेचर लेंगे आपसे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का थंब लेंगे। तो ये चीज आप साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो बहुत ही अलर्ट रहना, वो लोग आजकल मार खाने वाला काम करते हैं, गलती सलती भर देते हैं, तो एक एक चीज को स्पेलिंग आप ध्यान दोगे। क्लास 10th का ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के जगह पे, ठीक है। आप मार्कशीट अपलोड करोगे, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ की जगह पे आप आधार या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर पैन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो। सर्विस सर्टिफिकेट एनओसी, ये जो है जो आईसीजी पर्सनल है उनको पता होगा ये चीज, जो भी आईसीजी के अंदर जॉब में है या फिर एयरफोर्स नेवी आर्मी के अंदर है, ठीक है। ये विजिलेंट सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है, यार उनके पर्सनल्स के लिए है ये, या फिर सीएपीएफ में है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये चाहिए, ठीक है। अब ये किसके लिए चाहिए, सबके लिए नहीं। जो बच्चा देखो ना, जो गवर्नमेंट जिनको हाइट में रिलैक्सेशन देती है, सबको तो देती नहीं है, जिनको देती है उनके लिए, ठीक है। अब देखो कहना कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड। भाई ये चीज क्या क्या डराते हैं आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखो पहले तो सबको बनानी नहीं है, ये जिनको हाइट वगैरह में रिलैक्सेशन लेना होता है उनके लिए होती है। तो ये बिहार में और बहुत सारे स्टेट में रेसिडेंट सर्टिफिकेट ही ऑफिशियल बना के देते हैं, तो वही बनेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या क्या अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा है वो, ग्रेजुएशन का पूरा 4 सेमेस्टर का, 3 सेमेस्टर का वो, ओरिजिनल या प्रोविजनल जो भी डिग्री का सर्टिफिकेट है वो ग्रेजुएशन का, ठीक है। और फाइनल ईयर जितने भी सेमेस्टर है वो। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस से फिल करते हो, ओबीसी से करते हो, एससी से करते हो, एसटी से करते हो, 24 दिसंबर 2024 से पहले का बना सारा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद का लेके मत आना, ठीक है। सारे जो फोटो वोटो है तो ये तो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम दिख जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर कुछ है, एग्जाम कब होगा आपका। एग्जाम बड़ा जल्दी करा रहे हैं, ये 25 फरवरी 2025 में करा रहे हैं, स्टेज 2 मार्च 2025 में करा लेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड में करा रहे हैं भाई। तो मेरे को नहीं लगता कि कोस्ट गार्ड नाविक साथ में करा पाएंगे ये लोग, फिर उस हिसाब से, ठीक है। कोस्ट गार्ड नाविक को ये लोग कम चांसेस है कि एक साथ करा पाए, कोस्ट गार्ड ऐसे देखते हैं। खैर इस पे अभी श्योरिटी के साथ बोलना कुछ है नहीं, हम पता करेंगे इसके बारे में अच्छे से, उसके बाद बताएंगे। फिलहाल नाविक के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कशन बंद करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट पे थोड़ा सा रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो कि आपका फरवरी में एग्जाम होगा, एंड फरवरी में।
आपका स्टेज 3 स्टेज 4 आगे की चीजें हैं, तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन अगले साल दिसंबर तक आपका हो जाएगा। पूरे साल का प्रोसेस है ये, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक ब्रीफ चीजें दे दूं हाइट वगैरह को लेके। हाइट आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए ऑल कैटेगरी, ठीक है। वेट को लेकर कोई इशू नहीं है, चेस्ट को लेकर कोई इशू नहीं है, बस 5 cm का एक्सपेंशन होना चाहिए। 6x6 आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये चीजें लेके चलोगे आप, ठीक है। बाकी आँख को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे वो क्या कहते हैं, चश्मा पहना के भी वहां पे चेक कर लेते हैं। तो जो चीजें बताने लायक थी मैंने बता दी, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है भाई। चलो अब मैंने यहाँ पे एक चीज बोलना, अगर कोई बच्चा डीबी का है तो वो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करना। ये भर्ती का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इतना भर्ती, और हमारी जो बैचेज हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जाओ फटाक से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये भर्ती का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 5 दिसंबर से, और हमारी बैचेज भी आ रही है 5 दिसंबर को ही। तो फिर देर किस बात की, जाओ अब बैच में इनरोल हो जाओ, क्योंकि अभी अगर 5 दिसंबर से पहले इनरोल हो जाओगे तो आपको इसके अंदर पूरे 1.5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अगर ऐप यूज करने नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज पता है क्या बताना चाहूंगा, इस फॉर्म को फिल करने की फी हमने बात ही नहीं की, ठीक है। अब मैं फी देख लेता हूँ, ये पूरे फॉर्म को फिल करने में 300 रुपये फी लगेगी, ठीक है भाई। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो, रेट टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।